नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने वर्ष 2020 और 2021 के कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम 2022 के कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक 2020 और 2021 के पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं किया तो एक बार वो वीडियोज़ को जरूर देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है ललित गोयल और मैंने अभी तक 4 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, जिसमें मैंने 3 बार मेंस लिखा है, साथ में 2 बार मैंने आईएफएस की कट ऑफ भी क्लियर की है प्रीलिम्स की, साथ में 2 बार बिहार पीसीएस, 2 बार यूपी पीसीएस, 3 बार हरियाणा पीसीएस की प्रीलिम्स कट ऑफ की है। इसके साथ हिंदी लिटरेचर के साथ मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की है। आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2023 में मेरे मार्क्स हैं 90 सीसेट में, 2022 में सीसेट में मार्क्स हैं 89.44 और 2021 में मार्क्स हैं अगेन 90। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस बार अनअकैडमी ने इतिहास रच दिया है। रैंक 1 और रैंक 20 दोनों का जो संबंध है वो अनअकैडमी से है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी और रैंक 20 रविराज जी। अगर आप भी हमारे साथ यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 2299 में आप हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब पैसेज पर बढ़ते हैं। ये पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पर। आप वीडियो को पॉज कर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आज हमारी जो पैसेज सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी वो थोड़ी अलग हटकर होगी। अभी तक आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ते थे, उसके बाद ऑप्शंस को देखते थे और फिर सॉल्व करते थे। आज हम थोड़ा रिवर्स मेथड यूज़ करेंगे। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपना सकते हैं। अगर ये मेथड आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार आज हम इस मेथड को ट्राई करके देखेंगे और कोशिश कीजिए कि आप भी एक बार इस मेथड को ट्राई करके देखें। अभी मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, मैंने अभी तक पैसेज नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के आधार पर थोड़ा अंदाज़ा लगाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। ठीक है, आप भी ये मेथड अपनाएंगे कुछ कॉम्प्रिहेंशन में, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन के कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है। उत्पादन के स्वरूप में क्या है? अधारणीयता। अधारणीयता का इंग्लिश में है आपका अनसस्टेनेबिलिटी। जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता। बिल्कुल, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता के कारण जो हमारा धारणीयता है वो बाधित होता है। ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, हालांकि मैं श्योर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी तक पैसेज नहीं पढ़ा। अभी मैं इसको वेट एंड वॉच के लिए रखता हूं। ठीक है, ये फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन मैंने अभी तक कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा, मुझे इसकी गारंटी से आइडिया नहीं है। दूसरा देखते हैं, संसाधनों की सीमित उपलब्धता। यह भी फैक्चुअली करेक्ट है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण जो उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता हो सकती है। इसको भी हम वेट एंड वॉच में रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है पुनर्चक्रण का प्रसार। एक बार इंग्लिश में देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग। अब हम सभी को पता है कि भारत सरकार चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कर रही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ होगा सस्टेनेबिलिटी। पुनर्चक्रण का प्रसार यह सस्टेनेबिलिटी के लिए अनुकूल है। यह ऑप्शन फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसे गलत साबित करने के लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बिना पैसेज पढ़े भी आप 100% रूप से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीएस की नॉलेज के आधार पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए, डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप देखेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन है वो दोनों में है ए और बी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जो ए ऑप्शन है आपका, मतलब 1, केवल 1, इसको मुझे देखना है। अगर मान लीजिए कि मेरा जो 1 ऑप्शन है ये वाला, अगर ये सही हो गया तो अब मेरा आंसर होगा 1 एंड 2। अगर 1 गलत हो गया तो मेरा आंसर होगा केवल 2। अब एक बार हम दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं कि मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के सामने सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन अधारणीयता बढ़ती जा रही है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था, जब कभी भी आप पैसेज पढ़ें आपके दिमाग में कुछ चित्र या बिंब बनने चाहिए
जिससे कि आप पैसेज पढ़ने के बाद उसकी समरी कम से कम 1/3 शब्दों में लिखने के लिए समर्थ हो जाएं। ठीक है। वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। तो जो हमारा जो करंट उत्पादन मॉडल है वो जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय है क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं। अब देखते हैं कि हमें अपना आंसर मिल चुका है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ यहां तक पैसेज पढ़ने के साथ ही मुझे अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है। सो पैसेज में साफ लिखा है कि वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है और हम सब जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। अब मुझे पैसेज आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे मेरा समय बचेगा, एक्यूरेसी भी मेरी 100% होगी। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1 और 2। यही अप्रोच हम सभी क्वेश्चंस में रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पर यह मेथड अप्लाई ना हो, लेकिन इसमें नुकसान बिल्कुल नहीं है। देखते हैं, ये वाला देखते हैं। इसी का अगला पार्ट है, विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर। ये ऑप्शन फैक्चुअली करेक्ट हो सकता है। इसको हम वेट एंड वॉच में रखते हैं। आप जानते हैं वेट एंड वॉच का मतलब कि अभी हम 100% रूप से गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ऑप्शन सही है या गलत। सो इसको रखते हैं हम वेट एंड वॉच पर। क्योंकि वेट एंड वॉच पर इसलिए रखा क्योंकि ये फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है। कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर, उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर, यह भी फैक्चुअली करेक्ट है। इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझने की भूल मत करना। यहां पर नाम मात्र ब्याज दरें लिखी पड़ी हैं, फ्री में नहीं कह रहा ऑथर। और ऑब्वियस बात है कि विकसित देश विकासशील देशों को बहुत सारी ग्रांट्स देते हैं और नाम मात्र ब्याज दरों पर लोन भी देते हैं। सो ये आपके फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। इसको एक बार हम वेट एंड वॉच के लिए रखते हैं। थर्ड, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूप को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बार, कि विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। जहां तक बात आती है उत्पादन की, तो ये बात सही हो सकती है, क्योंकि विकासशील देशों में जो अभी भी बहुत सारा उत्पादन है, उत्पादन का जो मॉडल है वो जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो लगभग 50% अभी भी कोयले या फिर जीवाश्म ईंधनों के द्वारा होती है। सो उत्पादन के स्वरूप को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं विकसित देश। हम ऐसे टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो कि ग्रीन हो, क्लीन हो। लेकिन जहां बात आती है उपभोग के स्वरूप की, हम सभी जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं वहां पर जो उपभोग का जो पैटर्न है वो बहुत ही सस्टेनेबल है। जबकि हम बात करते हैं वेस्ट की, अमेरिका की या विकसित देशों की, तो उनका जो उपभोग का जो पैटर्न है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। एग्जाम्पल के लिए हम सभी ने देखा होगा कि भारत में अभी भी आप चाय पीते हैं कहीं बाहर, तो वो अधिकांश जगहों पर कुल्हड़ में पीते हैं, ना कि प्लास्टिक के कपों में। आज अभी भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी आपको केले के पत्ते पर खाना दिया जाता है। ये सारे जो आपके उपभोग के स्वरूप हैं ये बहुत ही धारणीय हैं। पश्चिम में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत में आप देखते हैं कि अभी भी अधिकांश जो हमारी पुरानी आबादी है वो अभी भी रुमाल लेकर चलती है। लेकिन आप देखेंगे वेस्ट में जो टिश्यू का जो कल्चर है ये वेस्ट से ही इंडिया आया है। भारत में ऐसा कोई कल्चर नहीं था, यहाँ हाथ धोने की परंपरा शुरू से ही विद्यमान थी। तो आप देखेंगे कि जो उपभोग का जो मॉडल है ये हमारा पहले से ही, प्राचीन काल से ही बहुत धारणीय है। वेस्ट हमको ये बात नहीं सिखा सकता, उल्टा हम वेस्ट को सिखा सकते हैं। ठीक है। सो उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूप को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। इसको गलत करने के लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने थर्ड ऑप्शन डिलीट करा, आपके 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो गए अगेन। अब 1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करना होगा कि उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। मानव विकास को सही अर्थों में, यहां से चालू करते हैं, मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच की घनिष्ठ संबंधता को पृथक करने की जरूरत है। कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण का प्रसार कर और उनके सार्वजनिक परिवहन तथा आधारिक संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करना प्रारंभ कर दिया है। मतलब विकसित देशों ने ऑलरेडी सार्वजनिक परिवहन में निवेश कर उनके जो दुष्प्रभाव है उनको कम करना प्रारंभ कर दिया है विकसित देशों ने। किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों, सो विकासशील देशों के समक्ष चुनौती क्या है कि अभी जो ऊर्जा की जो ऊंची कीमतें हैं,
ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हों। तो सहायक किस तरह होंगे भाई, यहां लिख रहा है लास्ट में कि विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने। अब विकसित देशों ने ऑलरेडी जो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन है वो डेवलप कर लिए हैं। लास्ट में ऑथर कह रहा है कि विकसित देशों को चाहिए कि वो जो विकासशील देश हैं उनकी मदद करें। सो मदद कैसे करेंगे, इसका आंसर आपके ऑप्शन में है ये। उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर। ये बात कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑथर का निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जो टेक्नोलॉजी विकसित देशों ने डेवलप कर ली है, अब समय है कि वह टेक्नोलॉजी उन विकासशील देशों को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराए, क्योंकि विकासशील देशों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है उस टेक्नोलॉजी को वहन करने के लिए। सो आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही प्रतीत हो रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका 1 और 2। ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पैसेज है, एक बार देखते हैं कि क्या डायरेक्ट ऑप्शंस पढ़ने से हमें कुछ मदद मिलती है या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंतोगत्वा निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे। मृदा संसाधन का क्षरण सही लग रहा है, इसको हम वेट एंड वॉच पर रखते हैं। आम आदमी के लिए जमीन की कमी सही लग रहा है, वेट एंड वॉच पर रखते हैं। कृषि के लिए जल की कमी वेट एंड वॉच पर रखते हैं। अब तीनों सही हैं, तीनों जो हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हैं, लेकिन तीनों सही है या नहीं, अभी इसके लिए हमको पैसेज पढ़ना होगा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो ऑप्शंस हम गलत करते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको मैं और एक सरल एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि ऑप्शंस में लिखा है, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, ऑप्शंस में लिखा है कि ताजमहल आगरा में है। अब उस स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा, वेट एंड वॉच के लिए रख दूंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऑथर ने पैसेज में ताजमहल की बात की है या लाल किला की। अब दूसरी स्टेटमेंट यहीं पर है कि ताजमहल का निर्माण औरंगजेब ने किया है। अब क्या आपको लगता है कि मुझे इस स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। इस स्टेटमेंट को मैं बिना पढ़े ही, मतलब इस स्टेटमेंट को मैं पैसेज बिना पढ़े गलत कर सकता हूं, लेकिन पहली जो स्टेटमेंट है कि ताजमहल आगरा में है, उसे सही करने के लिए मुझे एक बार पैसेज पढ़ना होगा। यही कंडीशन आपकी यहां पर अप्लाई होगी। ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हो सकती हैं, मतलब फैक्चुअली करेक्ट हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या दिया गया है इसके लिए एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों को जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं निकट भविष्य में नियंत्रित नहीं किया जाता और अनाच्छादित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर वनरोपण आरंभ नहीं किया जाता, विषम जलवायु दशाएं और पवन तथा जल के द्वारा होने वाला भूक्षरण इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे कृषि जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है असंभव हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहां से चालू होता है आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन तक जाता है, जब जाके पहला फुल स्टॉप आता है। ठीक है, विश्व के मरुस्थलीय देश और राजस्थान के हमारे अपने मरु प्रदेश वृहद पैमाने पर हुए वनोन्मूलन के दुष्परिणामों की भयावह याद दिलाते हैं। मरु सदृश भूदृश्य अब गंगा सतलुज के मैदानों और दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों में अनेक स्थानों एक मिनट अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगे हैं, जहां कुछ दशक पूर्व 12 सरिताओं और स्रोतों के साथ हरे भरे वन हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर सूखी सरिताएं और सूखे सोते और हरियाली से रिक्त भूरे मैदान दिखाई देते हैं। पैसेज में मृदा संसाधन का क्षरण का जिक्र है, जल का भी जिक्र है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये वाले स्टेटमेंट्स हैं, यहां जल की कमी के बारे में इंगित किया गया है। ठीक है, मृदा संसाधन का क्षरण का भी जिक्र है पैसेज में। अब देख सकते हैं कि भूक्षरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर जमीन की कमी के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन यहां पर जमीन की कमी के साथ साथ क्या एक टर्म यूज हुई है, आम आदमी के लिए। ठीक है, पैसेज में कहीं भी आम आदमी की चर्चा नहीं की गई। अगर जमीन की कमी होगी तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो सभी पर पड़ेगा।
ठीक है, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, जमीन की कमी सभी के लिए है। पैसेज में कहीं भी स्पष्ट रूप से आम आदमी की चर्चा नहीं की गई। सो इस आधार पर हम सेकंड ऑप्शन को गलत मानेंगे। ठीक है, सो आपका सही आंसर होगा 1 और 3। अब आप देख सकते हैं कि इस पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ने से हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आपके 25 पैसेज आते हैं तो आपको 10 से 12 पैसेजेस में कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से आपको जरूर लाभ मिलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज है, छोटा पैसेज है काफी। एक बार ऑप्शंस देखते हैं हम डायरेक्ट बिना पैसेज पढ़े कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिज्ञ देश का शासन चलाने के योग्य है। अब ये तो हमको पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि लेखक ने क्या माना है। इसको रखते हैं वेट एंड वॉच पर। राजनीतिज्ञ को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। अब कॉमन सेंस के आधार पर आप इस क्वेश्चन को लगभग गलत मान सकते हैं। आपको पता है कि लोकतंत्र में अगर आप इस वाली शर्त को लागू करते हैं फिर तो सिर्फ और सिर्फ जो आईएएस या आईपीएस ही राजनेता बन सकेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रशासन में उन्हीं का प्रभुत्व है। सो मुझे नहीं लगता कि ऑथर इस तरह की बात करेगा। सो ये अधिकांश केसेस में ये स्टेटमेंट गलत होगी, लेकिन एक बार हम फिर भी पैसेज पढ़कर इसको चेक कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको गलत मानते हैं। ऑथर जो है वो बहुत ही तार्किक आदमी होता है, और जो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो किसी न किसी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठाया जाता है। सो कोई भी इस तरह की हल्की बातें कभी भी जो ऑथर है वो नहीं करेगा। ठीक है, हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। यह भी आपकी लगभग सही हो सकती है। सो इसको वेट एंड वॉच में रखते हैं। अब देखते हैं डी। चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने के राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अब आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत? सो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट किसी भी एंगल से सही हो सकती, जस्ट बिकॉज कि हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। सो इसका मतलब यह नहीं कि वो निरंकुश हो जाएं, वो जैसा जी चाहे वो ऐसा करें। वो भी उत्तरदायी हैं। आपको पता है कि भारत में जो है उत्तरदायित्व को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो आपकी संसदीय व्यवस्था है उसमें उत्तरदायित्व की नींव पर ही टिकी पड़ी है वो पूरी व्यवस्था। ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन आपका लगभग गलत है। सो अब जो ए या सी में से हमें एक चुनना पड़ेगा। देखते हैं एक बार। जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। ऑथर एक विरोधाभास वाली स्थिति को दर्शाता है एग्जाम्पल के थ्रू। पहले वो बताता है कि किस तरह जब हम जूते गांठने जैसे साधारण काम के लिए भी एक एक्सपर्ट की मांग करते हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीति में नेता बनने की, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वोट प्राप्त करना जानता है वह नेता बनने के योग्य है। अर्थात हम उसकी योग्यता की बात नहीं करते, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, हम उसकी बात नहीं करते। ऑथर इसी पर व्यंग्य कर रहा है। ठीक है, बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है जिसकी डिग्री उस खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छा वक्ता हो, या फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले। सो ऑथर ने बताया कि हम छोटी छोटी बातों पर कितना ध्यान देते हैं, लेकिन जब एक बहुत बड़ा हमें निर्णय लेना होता है, बहुत बड़ा निर्णय का अर्थात जब हम अपना नेता चुनते हैं जो देश का शासन करता है, देश का शासन चलाता है, वहां पर हम उसमें कौन सी क्वालिटीज ढूंढते हैं कि वह अच्छा वक्ता हो, सुंदर हो, और भी कुछ XYZ। तो देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन कि हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिज्ञ देश का शासन चलाने के योग्य है। आई थिंक अब जब यहां से आप पढ़ेंगे कि लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। शायद ये वाली लाइन से हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं ए। एक बार सी को भी देखते हैं कि हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। पूरे पैसेज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा पैसेज है। एक बार अगेन ऑप्शंस के थ्रू जाकर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती है। फैक्चुअली थोड़ा करेक्ट है, इसके बारे में उलझन है। इसी कारण भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का निर्माण हुआ है। जैसे कि आज से 30, 40, 50 साल पहले अलग समिति की स्थापना, फिर उसके बाद 2010 के बाद लगभग तेंदुलकर समिति, उसके बाद फिर रंगराजन समिति आदि बहुत सारी समितियों की स्थापना हुई है, जिन्होंने गरीबी की परिभाषाएं अलग अलग संदर्भों में दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कैलोरी बेस के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की है, किसी ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी की गणना की है। ठीक है, सो ये बात ठीक है कि इस बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती हैं। सो फैक्चुअली तो करेक्ट है। देखते हैं कि पैसेज में ये बात दी गई है या नहीं दी गई। ठीक है, दूसरा, ग्रामीण और शहरी गरीबी की दशा के बीच बहुत अधिक असमानता है। हाँ, ये बात भी सही है, ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी दोनों में काफी असमानताएं हैं। आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है। ये भी एक फैक्चुअली सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अपनाई गई गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है। ठीक है, इसको भी अभी वेट एंड वॉच के लिए रख लेते हैं। डी, यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। सो ऑप्शन पढ़ने से अभी हम डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। सो एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। अब ऑप्शन हमारे दिमाग में है ऑटोमेटिक, तो अब हमें पता है कि हमें पैसेज में क्या ढूंढना है। इससे आपको डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम होगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। एक बार और भी पैसेज देख लेते हैं, क्योंकि इसमें साथ और भी पैसेजेस हैं। एक बार आप इनका भी देख लीजिए कि आय निर्धनता गरीबी गणना का 3 क्वेश्चन है। आप पहले इन क्वेश्चन को और देख लीजिए एक बार, आपको पता होगा कि आपको पैसेज में क्या ढूंढना है। आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर? यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है। ठीक है, मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रय शक्ति की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आपका ऑब्वियस गलत हो जाएगा कि अन्य जो वंचनाएं हैं उनका भी क्रय शक्ति के साथ लेना देना है। ठीक है, आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। यह भी आपका सही होगा। डी, आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन की किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है। ठीक लग रहा है पहली दृष्टि में। सो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। एक बार और आगे देखते हैं हम। जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है? मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सही लग रहा है अभी तक। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दशा। अब जीवन निर्धनता आय निर्धनता से एक थोड़ा व्यापक टर्म है। सो ऐसे में ये जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंगाली की दशा की बात कर रही है, आर्थिक संदर्भों में बात कर रही है। विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर। ठीक है, मानव जीवन में वस्तुपरक साथ ही साथ अवस्तुपरक वंचनाएं जो मनुष्य के विकल्प चयन को स्थायी रूप से सीमित कर देती है। ठीक है, तो यहां भी हम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। एक बार आप दोबारा पैसेज पढ़ते हैं और इन सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखकर हम पैसेज को जल्दी से पढ़ेंगे। सो गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक हो जाती है जब यह समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी का प्रसार कहां तक है। यह केवल इसलिए नहीं कि इसकी परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है। हमारी जो परिभाषा है गरीबी रेखा की वो बहुत ही संकीर्ण है कि गरीब कौन है और गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि यह इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। सो हमारी जो गरीबी को जो समझने की जो पद्धति है वो बहुत ही संकीर्ण है। हम जिस तरीके से गरीबी को समझते हैं वो बहुत ही संकीर्ण है, संकुचित है। सिर्फ और सिर्फ आय निर्धनता को ही हम गरीबी के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, सो यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति को समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव। इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जिसे हम गरीबी कहते हैं, निर्धनता कहते हैं, वह दरअसल सिर्फ और सिर्फ आय निर्धनता है। ठीक है, गरीबी एक वृहद टर्मिनोलॉजी है, वृहद अवधारणा है, जबकि जिसे हम गरीबी कहते हैं वह दरअसल गरीबी नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ आय निर्धनता है। यदि गरीबी अंतोदगत्वा उन चीजों से वंचित होना है जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो आय निर्धनता इसका सिर्फ एक पहलू है। ठीक है, जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं। आप देख सकते हैं कि जिस ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट करा था सेम टू सेम यही बात पैसेज में कही गई है कि हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरे तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है।
आपको आपने संविधान में पढ़ा होगा अवसर की समानता। सो अवसर की समानता आपने जरूर प्रियम्बल में और संविधान में भी पढ़ा होगा। सो वही अवसर की समानता की बात यहाँ हो रही है, जो सामाजिक बाधा और साथ ही साथ वैयक्तिक परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त है। निम्न आय की प्रासंगिकता, अपने पास कम चीजों का होना और वे अन्य पहलू जिन्हें मानक रूप से आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा जाता है, अंतोदगतवा सामर्थ्य को कम करने की, अर्थात जिन चीजों के विकल्प चुनने से लोग विविधतापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीते हैं उन्हें अत्यधिक सीमित कर देने की उनकी भूमिका से संबंधित होते हैं। सो भारत में अपनाई गई गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? सो आप देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है कि यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। यह बात डायरेक्टली पैसेज में दी गई है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। सो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, सो गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है, इसका सबसे सही आंसर है आपका डी, क्योंकि यह सीधे सीधे पैसेज में मेंशन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं एक बार कि आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है। बी ऑप्शन को हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है। पूरे पैसेज में आय निर्धनता वर्सेस जीवन निर्धनता की बात की गई है कि किस प्रकार आय निर्धनता एक छोटा सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीवन निर्धनता यह है, सो आय निर्धनता यह है, जो बड़ा वाला है यह जीवन निर्धनता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा पार्ट है आपका आय निर्धनता, जो कि यह है। ठीक है, तो इस प्रकार आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है, यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है, जो कि है आर्थिक वंचन। पैसेज में यही बात स्पष्ट रूप से दी गई है। एक बार और ऑप्शंस को देख लेते हैं। आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। नहीं, ऐसा पैसेज में डायरेक्ट नहीं है, अगर डायरेक्ट है भी तो एक की तुलना में कमजोर भाव है। ठीक है, आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है। ये भी आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और पैसेज में भी ऐसी कोई बात नहीं की गई। पैसेज में जो स्पष्ट रूप से बात कही गई है वो यह है कि यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है। तो आपका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है। मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती हैं। सो पूरे पैसेज में यह बात साफ साफ लिखी पड़ी है। मैंने आपको बताया कि अवसर की समानता। ठीक है, तो ये बात भी आप पैसेज पढ़कर आसानी से निकाल सकते हैं कंक्लूजन। सर आई होप ये पैसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पैसेज के तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सही होने चाहिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कि ये वाला पैसेज भी काफी बड़ा है। देखते हैं एक बार इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और एक बार बिना पैसेज को पढ़े अगेन दोबारा हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आधार पर इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। शुरू में हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आए, लेकिन अगर आपने इसका थोड़ा अभ्यास कर लिया तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मैंने खुद अपने सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन 40 से 45 मिनट के अंदर सॉल्व किए हैं, वो भी लगभग 85% एक्यूरेसी के साथ, 80 से 85% एक्यूरेसी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 मिनट या फिर 40 से 50 मिनट में मैंने सॉल्व किए हैं सारे कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सो अगर आप भी इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी फायदा मिल जाए। अगर आपको फायदा नहीं मिलता है सो आप जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि पहले आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन, उसको अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, इतना बड़ा पैसेज मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बिना पैसेज पढ़े एक बार आंसर देने की कोशिश करूंगा। उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूर्व धारणाएं कि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। अब आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं कि कृषि प्रौद्योगिकी पर मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों का प्रभुत्व है? क्या विकसित देशों की मोनोपोली है? आपको पता है कि भारत और चाइना भी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसमें काफी काम कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे एग्री स्टार्टअप अस्तित्व में आए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ठीक है, सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों तक सीमित है आपकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। सो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा।
एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई, सो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। भारत में भी बहुत सारी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं वो अपनाई गई हैं, और विकासशील देशों में आपको पता है कि चाइना भी आपका विकासशील देशों में आ जाएगा। सो क्या आपको लगता है कि चाइना जैसे देशों में कृषि प्रौद्योगिकी में कुछ काम नहीं हो रहा? सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको गलत साबित करने के लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत है या फिर आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं एक बार। सो उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सा वैध है? तो इसका आंसर होगा आपका न तो 1 न 2। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अगेन पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब यह स्टेटमेंट फैक्चुअली तो करेक्ट है, लेकिन यह सही है या नहीं, इसके लिए हमको एक बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अभी इसको हम वेट एंड वॉच में रखते हैं, ठीक है। सो अभी हम इस पर गोला करते हैं। विकसित देशों के पास बेहतर आधारभूत अवसंरचना है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले अभी हमने एक क्वेश्चन देखा होगा जहां पर वो बात कर रहा था पैसेज कि विकासशील देशों को विकसित देशों से उत्पादन और उपभोग के जो मॉडल हैं उनसे सीखने की जरूरत है। सो कभी कभी हमारी यह पूर्वाग्रह होता है कि हम जो अपनी जो विशेषताएं हैं उनको मान लेते हैं कि वो कमजोर हैं, हम जो हैं विकसित देशों से कमजोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अच्छी चीजें विकसित देशों में हैं और सारी की सारी खराब चीज विकासशील देशों में है। अब ऑथर आपके इसी प्रकार के पूर्वाग्रहों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को गौर से कि विकसित देशों के पास बेहतर आधारभूत अवसंरचना है। यहां तक ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि विकसित देशों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नो डाउट, लेकिन और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि विकसित देशों में जहां पर अनाज की कोई कमी नहीं है, अनाज जो है सरप्लस है, खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है, तो वहां पर अनाज की इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना विकासशील देशों में दिया जाता है। विकासशील देशों में हमें पता है कि हम अन्न को देवता मानते हैं, माता अन्नपूर्णा की हम पूजा करते हैं, तो यहाँ पर अनाज को काफी महत्व है। और वैसे भी जो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। सो ऐसे देश में हम खाद्यान्न की बर्बादी कैसे कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शादी समारोह वगैरह में खाद्यान्न की कभी कभी बर्बादी होती है, या फिर अगर खाद्यान्न की बर्बादी होती है तो वो दूसरे कारण से होती है, जैसे कि आधारभूत अवसंरचना की कमी। लेकिन यह कहना कि विकसित देशों के पास विकसित देश खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति है। ये आपका पूर्वाग्रह है अगर आप इसको सही मानते हैं तो। एक बार फिर भी पैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं इसको गलत मानूंगा। एक बार इस पैसेज को पढ़ेंगे हम, एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। चलिए, कि विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक पहुंच गई है, मतलब मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है। उपज को न तो नई किस्में और न ही अनोखे कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, न ही अब काफी ऐसी जमीनें बची हैं जिन पर खेती न हुई हो और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। ऑथर बता रहा है कि अब जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है। अब आप चाहे नए फर्टिलाइजर्स यूज कर लो, चाहे नई तरह की केमिकल्स यूज कर लो, चाहे नए तरह के बीज यूज कर लो, अब प्रोडक्शन आपका बढ़ नहीं रहा है। ना ही कुछ ऐसी जमीन बची है जो कृषि करने के लिए योग्य हो और वहां पर कृषि नहीं हो रही। तो मतलब हमारी जो जमीन है वो भी अब मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अब यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। अब समस्या यह और है, एक तो कृषि के लिए जो भूमि है वो सीमित है, ऊपर से जलवायु परिवर्तन के कारण जिस भूमि पर हम कृषि कर रहे हैं अब वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारी भूमि ऐसी है जो अब अनुर्वर होती जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है, सहायक, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत सा ये परिवर्तन अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। देखो यहां लिख रहा है बहुत सा, इसका मतलब यह नहीं कि कृषि प्रौद्योगिकी विकसित देशों तक सीमित है। अधिकांश परिवर्तन जो है पश्चिमी जगत या अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादन बनाने के लिए अपनाई जा रही हैं। प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू न की जाए। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है जितना यह आनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कितना और कब उर्वरक उपयुक्त प्राप्त करना है
प्रयुक्त करना चाहिए, पहुंचाया जाए तो इससे मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकती है। इस तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीज भी बढ़ेंगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्नों की बाजार तक ढुलाई की जा सके और उनकी बर्बादी को कम किया जा सके। सो पूरे पैसेज में कहीं नहीं लिख रहा कि जो विकसित देश हैं वो खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके पास बेहतर आधारभूत अवसंरचना है, लेकिन पूरे पैसेज में कहीं भी जिक्र नहीं है कि जो खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। सो ये आपका गलत है, मैं पहले ही बता दिया था। दूसरा, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पैसेज में अफ्रीका आदि एशिया का एग्जाम्पल देकर यह बताया गया है कि अगर जो तकनीक है, तकनीक के द्वारा ही हम जो हमारी प्रोडक्शन लेवल एक सीमा तक पहुंच गया है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, यह बात सही है। सो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। अब अगले देखते हैं एक बार। उपरोक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो देखो, ऑथर यह नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल होगा, ऑथर यह नहीं कह रहा कि भाई नामुमकिन है या इम्पॉसिबल है। ऑथर कह रहा है कि हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण और बहुत सारी जो अन्य बाधाएं कि आपको जो प्रोडक्शन लेवल है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है, जलवायु परिवर्तन भी है उसमें, इन सब के कारण खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। यह बात सही है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझकर इसको गलत मत कर देना। दूसरा, कॉर्पोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प है। कहीं भी पूरे पैसेज में कॉर्पोरेट कृषि की बात नहीं की गई। और वैसे भी अगर आप पैसेज ना भी पढ़ें तो अभी आप इस ऑप्शन को गलत मान सकते हैं, क्योंकि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प नहीं है। मगर कॉर्पोरेट कृषि के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लाभ भी हैं, लेकिन यह रामबाण उपाय नहीं है खाद्यान्न की जो कमी है उसे निपटने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही आएगा आपको आंसर ए। अब ये वाला पैसेज में भी 3 क्वेश्चन है और पिछले वाले पैसेज में भी 3 क्वेश्चन थे। ये दोनों ही पैसेज काफी इजी हैं। आप थोड़ा सा इसको टाइम देकर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 के 6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आई होप आपके 6 के 6 जो आंसर्स हैं वो सही होंगे। अब ये देख सकते हैं कि ये भी काफी बड़ा पैसेज है। एक बार अगेन हम पैसेज को बिना पढ़े सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को देखकर एक बार इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप अपना अंदाजा लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों को पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, वह विलुप्त हो जाएंगी। सो ये फैक्चुअली करेक्ट है। एक बार देखते हैं पैसेज में यह बात दी गई है या नहीं दी गई, इसको रखते हैं वेट एंड वॉच पर। दूसरा, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। अब क्या आपको नहीं लगता कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सट्रीम है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। सो कोई भी ऑथर इस तरह के भविष्य को जो कि 100% मतलब जनसंख्या को कवर करता है, ये तो सभी प्रजातियों को कवर कर रहा है। आप जानते हैं कि कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, जैसे एक टारडिग्रेड, आपने सुना होगा टारडिग्रेड, वो बहुत मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स से अस्तित्व में है टारडिग्रेड, और हो सकता है कि आगे जब सभी खत्म हो जाएंगे तब भी वो अस्तित्व में रहेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, ये आपकी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए या फिर इसे गलत साबित करने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत लगभग नहीं है। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणामस्वरूप विलोपन हो जाएगा। ठीक है। चौथा, प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी थीं जो किसी समय बहुत डोमिनेंट थी, लाइक डायनासोर, लेकिन वो आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। सो ये चौथी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, हालांकि एक बार देखना पड़ेगा पैसेज में दिया गया है या नहीं दिया गया, लेकिन अब जैसे ही हमने सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, आप देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन
और आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो गलत है, वो है आपकी सेकंड स्टेटमेंट। तो आपका सही आंसर होगा 1, 3 एंड 4। आई होप आपने भी बिना पैसेज पढ़े इसी निष्कर्ष तक आप पहुंचे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। यह परिच्छेद यह सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत ही नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो ऑथर है वो तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। सो वो किसी भी ऐसी बात नहीं करेगा जिसका संबंध साइंस या फिर रैशनैलिटी से ना हो। सो जो ऑथर है वो रैशनल होगा, यह हम मान के चलते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिच्छेद सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि यह सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता। सो अब ये कहीं ना कहीं कुछ अलौकिक बात करता है या ईश्वर की बात करता है। यह सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत, यह अलौकिक या ईश्वर से संबंधित बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि जो ऑथर है वो ऐसी बात करेगा। देख लेंगे एक बार पैसेज में, लेकिन अभी हम थोड़ा गैस करते हैं। आप भी गैस कीजिए। अगर आपने गैस कर लिया है तो अब देखिए कि अब आपका गैस सही है या गलत। दूसरा, विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। बिल्कुल सही है। ये दोनों ही घटक जिम्मेदार हैं एक्सटिंक्शन के लिए, विलोपन के लिए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा, इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि जो विकास का डार्विनवादी सिद्धांत है उसका खंडन का कोई साक्ष्य नहीं है? ऐसा लगभग शायद ही कोई सिद्धांत होगा जिसके कोई खंडन का कोई साक्ष्य नहीं है। और जो विकास का जो डार्विनवादी सिद्धांत है, डार्विन का जो सिद्धांत है, इसके खंडन के काफी इसके खंडन के लिए भी काफी साक्ष्य हैं। यह हर कंडीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, 100% नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है मेरे हिसाब से। पहला भी गलत होना चाहिए। डी, जीवों के अस्तित्व का श्रेय सृष्टिकर्ता को हो। अब ये ए है और डी है, ये दोनों ही अलौकिक बातें करता है। आपका ए भी और डी भी, ये दोनों ही गलत हैं। एक बार पैसेज पढ़कर इसको हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये मान कर चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि एग्जाम हॉल में आपके पास 3 या 4 मिनट हो। सो उस 3 या 4 मिनट में आपके पास ऐसे 3 क्वेश्चन हो। सो उस समय में आपको पैसेज पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपके कम से कम 3 में से मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 तक सही हो सकते हैं आपके आराम से। ठीक है, और अगर अच्छी किस्मत रही तो 3 के 3 भी सही हो सकते हैं। इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ये तीसरा है इस पैसेज का क्वेश्चन कि केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगे जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्तियों से पार पाने की क्षमता होगी। ये तो ठीक लग रहा है, इसको रखते हैं वेट एंड वॉच में। दूसरा, पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में हैं। अब यह एक डाटा है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि यह बात पैसेज में कही गई है या नहीं कही गई। ठीक है, इसको अब हम होल्ड पर रखते हैं। अभी डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। मैंने आपसे कहा है कि कोई भी सिद्धांत 100% व्याख्या नहीं कर सकता, और डार्विन का सिद्धांत तो कतई नहीं। ठीक है, उस पर तो वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है वो काफी विवादास्पद है। उसका जो नेचुरल सिलेक्शन हो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो, ये दोनों ही सिद्धांत में कुछ विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, और ये 100% मामलों की व्याख्या नहीं कर सकता। सो आपका थर्ड ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा बिना पैसेज पढ़े। अगर जैसे ही थर्ड गलत हुआ तो आपके पास 2 विकल्प बच जाएंगे। मतलब आपको जो सेकंड है उसको एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेकंड को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पैसेज में हम इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। सेकंड कह रहा है कि पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। ठीक है, तो 90% क्या है, खतरे में है। अब एक बार पैसेज को पढ़ते हैं बच्चे से। अब आपको पता होगा कि हमें पैसेज में क्या क्या चीजें ढूंढनी है, तो इससे आपका जो भटकाव है वो कम होगा। काफी बड़ा पैसेज है, चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता। सो आप देख सकते हैं ऑथर पहली ही लाइन में जो डार्विन का सिद्धांत है उसके जो भविष्य पूर्वानुमानता है उसका खंडन कर रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान जीव समुच्चय पर्यावरणीय महाविपत्तियों के लिए जो जीवन की राह में खड़ी हैं पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकते। इसका परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। देखिए, वे प्रजातियां, ऑथर नहीं कह रहा कि सभी प्रजातियां विलुप्त होंगी, ऑथर कह रहा है कि वे प्रजातियां विलुप्त होंगी जो XYZ कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगी। देखते हैं, जो पर्यावरणीय प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। आई होप आपको जो मैंने आंसर लगाए हैं उनका जो तर्क है वो समझ आ रहा होगा। आगे,
उत्तरजीविता की इस विफलता का उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में उन जीनोम को कहा जा सकता है जो भूवैज्ञानिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ हैं। अब बात कर रहे हैं ऑथर जीनोम की। पृथ्वी पर जीवों के विकास में प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्रमुख विशेषता है। अब आपको लगेगा कि ये बातें आपने सारी पैसेज में पढ़ ली हैं, क्वेश्चंस में पढ़ ली हैं, ठीक है। वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं, तथापि 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी हैं। जब हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखिए, ये वाला, ये कि पर्यावरण में उग्र परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में हैं। यहां लिख रहा है कि विलुप्त हो जाने के खतरे में हैं, जबकि पैसेज में दिया गया है कि विलुप्त हो चुकी हैं। देखिए अगेन, ये कि 90% से अधिक प्रजातियां जो पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब वो वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। खतरे में नहीं है, वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं। एक बार फिर सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत इस बात का संतोषजनक समाधान देने में असफल हो जाते हैं। सो जो मैंने कहा, आपका जो सिद्धांत है वो शून्यवादी सिद्धांत या अलौकिक सिद्धांत जो भी है वो असफल हो जाता है कि क्यों एक दिव्य सृष्टिकर्ता पहले तो लाखों प्रजातियों का सृजन करता है, फिर उन्हें समाप्त हो जाने देता है। विलुप्त जीवन के मतलब ये जो गॉड है, जो उसकी जो क्रिएशन है उस पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है ऑथर कि क्यों गॉड पहले तो क्रिएट करता है फिर उसका विध्वंस करता है, ठीक है। विलुप्त जीवन के बारे में डार्विनवादी व्याख्या एक बार फिर सरल, सुचारू और एकदम युक्तियुक्त हो जाती है। जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया, अब देखिए आंसर आ गया, पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है, जिनके सामने उनका वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता। इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। तो ये सिद्धांत जो है सिद्धांत ही नहीं है, विकास होता है, यही सत्य है। विकास की क्रियाविधि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन प्रस्तुत किया का पर्याप्त समर्थ वैज्ञानिक आंकड़ों से हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन के 2 केंद्रीय विचारों में से किसी जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीवाश्मी, आनुवांशिक या भौतिक साक्ष्यों ने खंडन नहीं किया है। यदि धर्म का विचार न करें, अब देखो यहां लिख रहा है कि यदि धर्म का विचार न करें तो डार्विन के नियम ठीक ठाक कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित नियमों की तरह ही स्वीकार्य हैं कि ये प्राकृतिक नियम समुच्चय में जो भूमंडल में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। लेकिन देखिए अब यहां लिख रहा है, दोबारा पढ़ते हैं इस चीज को, विकास की क्रियाविधि का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आंकड़ों से हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन के 2 केंद्रीय विचारों में से किसी भी जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीवाश्मी, आनुवांशिक या भौतिक साक्ष्यों ने खंडन नहीं किया है। लेकिन किसने खंडन किया है या फिर किसके अनुसार वो फिट नहीं है डार्विन का सिद्धांत, वो है आपका, यदि धर्म का विचार न करें तो डार्विन के नियम ठीक ठाक। इसका मतलब धर्म के जो विचारों के अनुसार जो है वो डार्विन के सिद्धांत सही नहीं है। सो मतलब आपके पास एक पैरामीटर्स है कि आप डार्विन के सिद्धांतों का खंडन कर सकते हैं, वो है धर्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार, ठीक है। सो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहां पर लिखा पड़ा है कि सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जबकि पैसेज में दिया गया है कि केवल वही प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो उसको झेल पाने में काबिल नहीं है। सो ये ऑप्शन आपका काफी इजी है, यह दिखाता है। आप देखिए, यह परिच्छेद ये सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत को सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। जीवों के अस्तित्व का श्रेय सृष्टिकर्ता को है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो धर्म वाला जो एंगल है हम उसको यहां ला सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। अगेन पैसेज में साफ साफ दिया पड़ा है कि विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। यह वाली जो बात है साफ साफ आपके पैसेज में दी गई है। सो इससे ये आपका ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है, बी सही है। 33, हाँ 33 मैंने आपको बता दिया। आपका डी गलत है कि डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, यह गलत हो जाएगा आपका 3 पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में हैं। 90% प्रजातियां ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं, खतरे में नहीं है। तो आपका सेकंड भी गलत है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। आई होप आप बिना पैसेज को पढ़े कम से कम 50 से 60% तक उत्तर देने में समर्थ होंगे।
यह डिपेंड करता है कभी कभी पैसेज के ऊपर। कभी कभी एग्जामिनर इतने सरल पैसेज सेट करता है जो कि दिखने में तो बड़े हैं, जैसे ये सारे पैसेज, तीनों पैसेज दिखने में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर आप इनके एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू होंगे तो काफ़ी ईजी जान पड़ेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। अब ये पैसेज है, ये इसका क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़िए और बताइए कि आप बिना पैसेज पढ़े इसमें से कौन सा टिक करते, या कम से कम आप कोशिश कीजिए कि एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें, ताकि हमको सिर्फ और सिर्फ एक या दो ऑप्शन को ध्यान में रखकर ही पैसेज पढ़ना पड़े। इससे हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। देखो, हम कभी भी बात करते हैं फूड डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि आपको अलग अलग तरह के खाद्यान्नों का सेवन करना चाहिए। हमने अभी तक 2020-21 में जितने भी पैसेज पढ़े हैं, हर जगह कोई भी मोनोपोली, कोई भी एकाधिकार अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के थ्रू। दूसरा देखते हैं, आने वाले वर्षों में भारत की कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते 100% गारंटी के साथ, इसको रखते हैं वेट एंड वॉच में। सी देखते हैं एक बार कि आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। यह बात भी लगभग सही सी है, इसके लिए भी हम थोड़ा वेट करते हैं। डी, आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, सो अभी तक बिना पैसेज पढ़े सिर्फ और सिर्फ हम ए ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर पाए हैं। अब हमारा जो आंसर है वो बी, सी या डी में से होगा। एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। सो पैसेज पढ़ते हैं, स्थिर आर्थिक समृद्धि, उच्चतर साक्षरता और बढ़ते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। इस संपन्नता के सीधे परिणाम यह हुए हैं कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तरों में बदलाव आए हैं। लोग दुग्ध उत्पाद, मछली और मांस जैसे उच्चतर प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे हैं, जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह लोगों की जो परचेसिंग पावर बढ़ी है, परचेसिंग पावर बढ़ने के साथ लोग उन फूड प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हुए हैं जिनमें अधिक जल की आवश्यकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनें और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिकाधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा जनन के लिए जल की आवश्यकता है। तो मतलब जो ऑथर है वो घूम फिर कर जल की बात कर रहा है। ठीक है, ऑथर ने दो कंडीशंस दी हैं, दोनों में जल की बात कर रहा है कि जो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें जो चेंज हो रही हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा जल पर। दूसरा बता रहा है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, विद्युत उत्पादन मशीन हैं, उनका हम तेजी से यूज कर रहे हैं, उसका भी सीधा प्रभाव पड़ेगा जल पर। इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में जल पर बहुत दबाव बढ़ने वाला है या दबाव पड़ रहा है। सो पैसेज पढ़कर आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि ऑथर की जो मूल चिंता है वो जल को लेकर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अब आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब आपको लग सकता है कि शायद ये ऑप्शन सही है, पर इसका आंसर यह नहीं है। जो ऑथर है उसकी मूल चिंता ना तो कृषि उत्पादकता है, ना ही आपकी ऊर्जा जनन क्षमता है। इन दोनों के माध्यम से ऑथर बताता है कि इन दोनों के कारण जल पर जो है अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। तो वास्तविक चिंता है जल। ये आपका गलत हो गया। सी, आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। इस बात की कहीं भी कोई चर्चा ही नहीं है, ये आपका सबसे पहले गलत होगा। डी, आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। पूरे पैसेज का जो मर्म है वो जल तक सीमित है, तो इसका सबसे सही आंसर होगा आपका डी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा पैसेज है, इस पैसेज से दो क्वेश्चन है। एक बार बिना पैसेज पढ़े कॉमन सेंस के आधार पर आप गैस कीजिए। ठीक है, बताइए मुझे आप क्या इन दोनों पैसेज का उत्तर क्या देंगे। सो
पैसेज कह रहा है कि यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऑथर मनुष्य को अकर्मण्य बनाना चाहता है? ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। अब यह तो मुझे पैसेज पढ़कर ही पता चलेगा कि हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई क्या है। इसको रखते हैं हम वेट एंड वॉच पर। सी, मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। अगर मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता तो फिर इस जगत में कौन ऐसा है जो मनन कर सकता है? ठीक है, सो मनुष्य के पास वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि वो अच्छी तरह मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, ध्यान कर सकता है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी थोड़ी एक्सट्रीम है। दिनकर की बहुत अच्छी मुझे पंक्ति याद आती हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके, वीर नर के मन में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सो उस मानव की महिमा जिसके गीत रामधारी सिंह दिनकर ने गाए हैं। ठीक है, सो ये कह रहा है कि मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता, मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ऑब्वियस बात, ये स्टेटमेंट गलत होगी। मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता, ये स्टेटमेंट भी इसकी तरह एक्सट्रीम है। ठीक है, आई होप आप भी ए और सी और डी को आपने एलिमिनेट किया होगा। ठीक है, और आप भी बी तक पहुंचे होंगे। अब बी सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ए, सी और डी लगभग गलत होंगे। एक बार हम पैसेज को पढ़ लेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब 42 कह रहा है कि मनुष्य आत्म उन्नति की तलाश नहीं करता। नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं कि नहीं कर सकता, दोनों में फर्क है। नहीं करता है, देखते हैं क्यों नहीं करता है। मनुष्य आत्म उन्नति की तलाश कर सकता है लेकिन फिर भी वो नहीं करता, जरूर कुछ ना कुछ इसका कारण होगा। देखते हैं, वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। मैंने अभी आपको एक कविता सुनाई, सो वह बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से सक्षम है। उसके पास इसके लिए समय नहीं है। हाँ, यह हो सकता है मे बी कि उसके पास समय ना हो। ठीक है, तो इसका मुझे नहीं पता, बी को रखते हैं अभी हम वेट एंड वॉच पर। उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया है, यह भी सही हो सकता है कि उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया हो। उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है। ठीक है, यह भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से व्यक्तियों की सतत बढ़ती हुई संख्या मनुष्य की तरह नहीं वरन केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही है। मतलब जो है मनुष्य काम में कुछ ज्यादा ही डूब गया है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती। ठीक है, वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। वह मनन नहीं करना चाहता, या यदि वह चाहे तो कर भी नहीं पाता। वह तलाश करता है, पर आत्म उन्नति की नहीं बल्कि मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है। वह तलाश किसकी करता है? आत्म उन्नति के स्थान पर मनोरंजन की तलाश करता है, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। मतलब मनुष्य अपनी दिन भर की जो मेहनत है, दिन भर श्रम करने के बाद जो थकान है, उसको सस्ते मनोरंजन में लगाना चाहता है ताकि वह अपनी जो थकान है उसको भूल जाए। ठीक है, इसलिए हमारे युग की तथाकथित संस्कृति नाट्यकला की अपेक्षा चलचित्र पर, अब हम नाट्यकला का स्थान ले लिया है चलचित्र ने। गंभीर साहित्य की अपेक्षा समाचार पत्रों ने, पत्रिका और अपराध कथाओं पर अधिक आधारित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पैसेज पढ़कर ही साफ लग रहा है कि मनुष्य जो है वो बिल्कुल श्रम में डूबा हुआ है। काम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। ठीक है, इतने कंपटीशन का जमाना है, आपको पता है कि संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में जो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा या फिर सबसे ज़्यादा स्मार्ट काम करेगा वही उसकी उत्तरजीविता अधिक होगी। सो हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई है अत्यधिक कार्य तनाव। सही बात है, 100% सही है। इन चारों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं यही पैसेज का मूल भाव है। अब देखते हैं 42, मनुष्य आत्म उन्नति की तलाश नहीं करता क्योंकि वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। यह गलत है। उसके पास इसके लिए समय नहीं है, नहीं उसके पास समय है, वह समय निकालता है, लेकिन अपने समय को वह आत्म उन्नति के स्थान पर सस्ते मनोरंजन में लगाता है। लिखा पड़ा है पैसेज में साफ। सो उसके पास समय नहीं है, यह भी गलत है। समय है,
उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया है, या फिर उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है। अब आंसर होगा सी या डी में से। जो डी है वो साफ साफ पैसेज में दिया गया है कि उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है। अब देख सकते हैं कि वह तलाश करता है पर आत्म उन्नति की नहीं बल्कि मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक दो क्वेश्चन है। अब आप बिना पैसेज पढ़े, अगर आपको जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब पता है, और आई होप आपको पता होगा, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सिर्फ और सिर्फ जनांख्यिकी डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो नॉलेज है आपके पास, उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आप सही आंसर देंगे। चलिए देखते हैं। अभी तक आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, नहीं चुना तो एक बार चुन लीजिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब जनांकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होगा? जब कोई देश डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो फेज है उसमें प्रवेश करता है, तब आवश्यक रूप से कौन कौन सी चीजें जो घटित होंगी? निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। आपको क्या लगता है? पहली बात, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड वह दशा है जब जो कामकाजी पॉपुलेशन है उसकी आबादी अधिक हो जाती है इन कंपेयर टू आश्रित आबादी। अब आश्रित आबादी क्या है? एक तो आपके बच्चे होते हैं, आप उसको मान लीजिए कि 0 से 14 जो आयु वर्ग है, एक ये आपके बच्चे, दूसरा आपके जो बुजुर्ग आबादी है जो कि 60 प्लस आबादी है, ये दोनों आश्रित आबादी है। जब आश्रित आबादी की तुलना में जो कामकाजी आबादी है, मोटा मोटा मान सकते हैं कि 15 से लेकर 59 आयु वर्ग। जब कामकाजी आबादी अधिक हो जाती है, वह वाली स्थिति कहलाती है आपकी जनसांख्यिकी लाभांश। भारत भी लगभग 2005 से लेकर 2050 तक लगभग मोटा मोटा 40 से 50 साल तक इस फेज में रहेगा। अब भारत अभी जनसांख्यिकी लाभांश के पीक फेज में है। आपको पता होगा कि भारत में जो औसत भारतीय है उसकी जो एवरेज आय है वह शायद 28 से 29 होगी। ठीक है, जबकि चाइना पहले ही इस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका ठीक ठाक फायदा उठा चुका है। सेम विद जापान तो अब डिक्लाइन कर रहा है। जापान में जो औसत आय है वो लगभग 37-38 साल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के साथ निरक्षर लोगों की संख्या नहीं घटेगी। जब तक आप सोशल कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करेंगे, निरक्षर लोगों की जनसंख्या नहीं घटेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के साथ आपका ऑटोमेटिक सब चीजें नहीं हो जाएंगी, सरकार को इसके लिए प्रयास करना होगा। अति वृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा। मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो कामकाजी आबादी है, कामकाजी आबादी मतलब जो आपके युवा हैं, मतलब 15 से लेकर आपके 59 एज तक उनकी आबादी बढ़ेगी। तो ऐसे में ऑटोमेटिक अति वृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा। कुछ समय से यह अभिप्राय है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, उसकी एक विंडो होती है। भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि इसकी जो विंडो है वो 40 से 50 साल की है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो जाएगी, नहीं, जनसंख्या लाभांश का गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते कि आपकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्थिर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका गलत है, ऑटोमेटिक आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करने के लिए हमें काम करना होगा। ठीक है, जैसे हमारी एक है आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है आपकी 2000, बाकी ये बहुत सारे मेजर्स हैं सरकार के। उसके कारण जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो जो हमारा प्रतिस्थापन दर है, रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 से घटकर 2.0 हो गया। लेकिन उसका जो कारण है यह नहीं है जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड उसका कारण नहीं है। उसका कारण है साक्षरता है, सरकार द्वारा जो बहुत सारे व्यापक कार्यक्रम हैं उसके कारण ही यह सब हुआ है, ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, पैसेज को बिना पढ़े इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आंसर होगा केवल 2, सिर्फ और सिर्फ जीएस की नॉलेज के आधार पर। आगे देखते हैं। इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है कि जनांकीय लाभांश किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है? क्या अनिवार्य दशा है?
अब सपोज कीजिए कि जो जापान जैसे देश हैं वहाँ जनांकीय लाभांश अभी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि जो उनकी वृद्धि दर है वो भारत की तुलना में ज़्यादा हो। ठीक है, सो अनिवार्य दशा नहीं है, सो ये आपका गलत है। उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। अब इसमें थोड़ा हो सकता है ये बात लगभग सही भी हो सकती है। एक बार देखते हैं कि पैसेज में इस बारे में क्या बात की गई है। इसको रखते हैं हम वेट एंड वॉच में। हालांकि जहां जहां कभी भी अनिवार्य दशाएं आती हैं तो कोशिश कीजिए कि जो ऐसे जो ऑप्शन है उनको आप एलिमिनेट करें। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा थोड़ा सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक बार देखते हैं पैसेज में क्या बताया गया है। वैसे यहाँ बात हो रही है उच्च शिक्षा की। अगर यहाँ उच्च शिक्षा की जगह शिक्षा की बात होती तो ये थोड़ी स्टेटमेंट ज्यादा सही हो सकती थी, लेकिन यहाँ बात हो रही है वैसे भी उच्च शिक्षा की उन्नति। एक बार देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, जनांकीय लाभांश का अवसर जो भारत में शुरू हो चुका है, भारत में शुरू हो चुका है और जिसके कुछ और दशकों तक चलने की संभावना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये कम से कम आपका 2050 तक चलेगा। एक बहुत बड़ा संभावना समय है। जनांकीय लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है, जिसका विलोमतः अर्थ कि अति युवा और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। आयरलैंड और चीन के अनुभव से हम जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक समृद्धि का इंजन हो सकता है। ठीक है, जनांकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने की होती है, क्योंकि किसी भी देश में कार्यकारी आयु जनसंख्या का ही मुख्य बचतकर्ता होती है, और चूंकि बचत दर समृद्धि का महत्वपूर्ण चालक होती है, इससे हमारी समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। तथापि जनांकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु जनसंख्या की गुणता पर निर्भर होते हैं। अगर आपकी जो युवा आबादी है उसमें स्किल्स नहीं है, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो सकता है। आज से बहुत साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये चेतावनी दी थी। ठीक है, और इसका निर्धारित है कि शिक्षा, कौशल अर्जन और मानव पूंजी की महत्ता का सिमरन दिलाना। इसका मतलब यह है कि हमको शिक्षा, कौशल और मानव पूंजी में निवेश करना होगा अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ये देखते हैं एक बार। उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश में तेजी से आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दिशा है। अब यहां पे वैसे शिक्षा की बात की गई है, मैंने आपसे कहा था, मतलब पैसेज में कहीं भी डायरेक्ट तौर पर यह नहीं बताया गया है कि उच्च शिक्षा के बिना अनिवार्य तौर पर आपकी आर्थिक जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में चर्चा की गई है संक्षिप्त में, वो भी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की, ना कि उच्च शिक्षा की, और ना ही कहीं इसको बहुत ज्यादा अनिवार्य बताया गया है, जैसे कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सो इसका सही आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा पैसेज है, एक बार बिना पैसेज को पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का उपयोग कर सकती है। देखो, पहली दृष्टि में हम इसको गलत मानेंगे क्योंकि थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा विवादास्पद है यूपीएससी का, इसको हम थोड़ा, ये एक्सेप्शन है। अब तक हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी है, हर एक ईयर उस स्ट्रैटेजी का एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपवाद होते हैं। ठीक है, और ये पहला 2022 के पेपर का ये पहला क्वेश्चन है जो हमारी स्ट्रैटेजी का अपवाद आपको नजर आएगा। ठीक है, पारंपरिक रूप से हम इसको गलत मानेंगे, लेकिन अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए वेट एंड वॉच पर रखते हैं। ट्रेडिशनल वे में इसको गलत मानेंगे। ठीक है, सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। अब ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि हमारे सभी प्रकार के आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है? फुर्सत का निर्माण। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको गलत करेंगे एक बार। किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को उसकी खुशी में वृद्धि की ओर ले जाती है। यह भी आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षित जनसंख्या और खुशी, अगर ऐसा होता, सपोज कीजिए अगर ये वाली बात सच होती कि शिक्षित जनसंख्या से खुशी में वृद्धि होती, तो फिर पाकिस्तान जो ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें उसकी रैंकिंग इतनी बेहतर नहीं होती। सो मतलब खुशी
और शिक्षा में ऐसा कोई खास संबंध नहीं है कि आपकी शिक्षा बढ़ेगी तो आपकी खुशी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कभी कभी आपकी शिक्षा घटने के साथ आपकी खुशी बढ़ सकती है। पाकिस्तान इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये ऑब्वियस गलत होगा। डी, मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इससे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन हो। अब देखते हैं कि पैसेज में क्या कहा गया है, एक बार देखते हैं पैसेज में। किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले तो यह उसे फुर्सत के अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है, ठीक है। और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियां रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। सो बौद्धिक गतिविधियों और तथा रुचियों रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है, ठीक है। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए। अब यहां कह रहा है कि आवश्यक रूप से क्या होनी चाहिए, शिक्षित जनसंख्या। और आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपादेयता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। तो यहां पर आपका जो पूरा फोकस है शिक्षित जनसंख्या के ऊपर, कि अगर आपको फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो उसे शिक्षित जनसंख्या होना ही चाहिए। अब देखते हैं एक बार, सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। पैसेज में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया। किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को खुशी में वृद्धि की ओर ले जाती है, यह भी गलत है आपका। मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इससे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन हो। हाँ, अब आपको थोड़ा डी ऑप्शन लग सकता है कि डी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी नहीं है, वो है आपका ए, ठीक है। जो ए है आपका सही ऑप्शन है। हो सकता है कि आप जो है नई तकनीक में आप पहली बार में ही ए को गलत मान ले, लेकिन जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ए या डी में से ही सही आंसर हो सकता है, बी और सी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगी। ए सही आंसर क्यों है, क्योंकि पैसेज में बार बार लिखा पड़ा है कि अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होना चाहिए। या फिर यहां देखिए कि बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचि रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अत्यधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ जो अगर शिक्षित व्यक्ति ही इस फुर्सत के समय का सदुपयोग कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, पहला ये क्वेश्चन है जो थोड़ा आपके लिए चुनौती पेश कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए एक बार, दो क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए, सॉल्व कीजिए कि आप क्या स्टैंड लेंगे इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वयस्कों के लिए उपहारों से रोमांचित महसूस करना संभव नहीं है। सो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये आपको गलत करनी है, ठीक है, बिना पैसेज को पढ़े भी। क्योंकि कोई ना कोई वयस्क ऐसे होंगे, कोई ना कोई क्यों, बहुत सारे वयस्क ऐसे होंगे जो अभी भी उपहारों से रोमांचित महसूस करते हैं। आप भी शायद उनमें से एक होंगे, ठीक है। उपहारों से वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं, ये बात सही है। इसको हम रखते हैं वेट एंड वॉच पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑथर ने मतलब क्या बताया है पैसेज में। सी देखते हैं, लेखक को यह नहीं पता कि वयस्क उपहारों से कम रोमांचित क्यों महसूस करते हैं, यह भी सही हो सकता है। वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की कम क्षमता होती है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑथर ने पैसेज में क्या बताया है, लेकिन प्रथम दृष्टि में ये ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए रुकते हैं, एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब चारों आपने जो ऑप्शन है वो पढ़ लिए। अब आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखकर ही आपको पैसेज को पढ़ना है। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है आपको बिल्कुल भी नुकसानदायक तो बिल्कुल नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता है कि जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उपहार, अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं, हमें कम रोमांच पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोमांच पैदा नहीं करते, कम रोमांच पैदा करते हैं, ठीक है। तो शायद यह इसलिए कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, या शायद ये इसलिए कि हमें देने के आनंद की पूर्णता हो। अब ऑथर जो है इसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब जो एक ऑप्शन आपने देखा
कि ये लेखक को यह पता नहीं कि वयस्क उपहारों से कम रोमांचित क्यों महसूस करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी ही लाइन में जो ऑथर हैं उसको कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए कि तो शायद यह इसलिए कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, या शायद यह इसलिए कि हम देने के आनंद की पूर्णता को इसके साथ ही पाने के आनंद की पूर्णता को भी खो चुके हैं। सो ऑथर को इसका कारण तो पता है कि ये क्यों होता है। बच्चों के डर पैने होते हैं, उनके दुख तीव्र होते हैं, लेकिन वे बहुत आगे तक या बहुत पीछे तक नहीं देख पाते। उनके आनंद स्पष्ट और पूर्ण होते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने हर विचारार्थ पर विषय पर हमेशा किंतु जोड़ना नहीं सीखा। यह बता रहा है कि बच्चों और जो वयस्क हैं उनकी साइकोलॉजी में क्या फर्क है। बता रहा है कि ऑथर के बच्चे जो हैं बहुत दूरदर्शी नहीं होते, बहुत आगे की नहीं सोचते हैं, लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द उनकी शब्दावली में नहीं होते हैं। वे आज और आज के लिए जीते हैं। ठीक है ना, कल जो बीत चुका है उसकी उन्हें चिंता नहीं होती, कल जो होने वाला है उसकी चिंता नहीं होती। संभवतः हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित, अत्यधिक संशयी हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रवृत्ति है ये बच्चों में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वयस्कों में है। बच्चों में इस टाइप के गुण नहीं पाए जाते। आगे शायद हमारी कुछ परेशानियां घट जाएं अगर हम उनके विषय में कम सोचें और अपने मार्ग में आने वाली खुशी का आनंद अधिक एकनिष्ठ होकर उठाएं। अब एक बार क्वेश्चन पर चलिए। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। उपहारों से वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं, और डी कह रहा है कि वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की कम क्षमता होती है। पूरे पैसेज में कहीं भी प्रेम का आनंद, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है या ये वाला भाव है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, क्या आपको लगे कि वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की क्षमता कम होती है? ये बात ऑथर ने कही है, तो ये बात कहीं भी ऑथर ने नहीं कही, सो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका बी, कि इसके एक से अधिक कारण है कि क्यों वयस्क नए उपहारों से रोमांचित कम महसूस होते हैं। इसके बहुत सारे कारणों हैं, जैसे कि यहां लिखा पड़ा है। एक यह है कि वो आनंद की पूर्णता को खो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही वो बहुत आगे या पीछे का सोचते हैं, हमेशा किंतु जोड़ते हैं, इस कारण वो रोमांचित नहीं महसूस करते। आगे देखते हैं हम, इस परिच्छेद का लेखक किसके विरुद्ध है? अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना। पैसेज में शायद लिखा पड़ा है साफ साफ, वे बहुत आगे या बहुत पीछे तक नहीं देख पाते। बच्चे की बात कर रही हैं, जबकि वयस्क इसकी तुलना में उल्टे होते हैं। ठीक है, अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना ठीक लग रहा है अभी तक। उपहारों के बारे में सोचने की आदत के वशीभूत होना, नहीं। नई चीजों से रोमांचित न होना। ऑथर की मूल चिंता यह नहीं है कि नई चीजों से रोमांचित न होना, ऑथर इसके पीछे कारण की ओर जाते हैं। ऑथर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो वयस्क हैं वो नई चीजों के प्रति रोमांचित क्यों नहीं होते। जब ऑथर इसके डीप में जाते हैं तो वो पाते हैं कि जो वयस्क हैं वो अतीत और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है, केवल आंशिक रूप से आनंद लेना या प्राप्त करना, इस बात का जिक्र पैसेज में है, लेकिन ए की तुलना में जो डी ऑप्शन है वो आपका कमजोर है। इसका जो सबसे जो सही भाव होगा वो होगा आपका डी, कि ऑथर अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करने के विरुद्ध है। ठीक है, ऑथर चाहता है कि वयस्क भी बच्चों की तरह आज को आज के लिए जिए। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा दूरदृष्टि होना समस्या पैदा करता है। ऑथर इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए एक बार। एक छोटा सा पैसेज है बिल्कुल। अब जब छोटा पैसेज हो, अगर पैसेज छोटा है तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शंस पढ़ने के थ्रू क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अगर पैसेज छोटा है। यह पैसेज छोटा है, पहले पैसेज पढ़ें फिर उसके बाद ऑप्शंस देखें। तो यहाँ आप ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको जो अनट्रेडिशनल अप्रोच है उन क्वेश्चंस में फॉलो करनी है जहाँ क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आप थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी बड़े थे। सो ऐसे में हमारी पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले हम ऑप्शंस को पढ़ें। अब यहाँ पर पैसेज बहुत छोटा सा है, सो सबसे पहले आप पैसेज पढ़कर ही क्वेश्चन चालू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखते हैं एक बार। अधिकांश लोग जो अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। कौन से लोग? जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल होते हैं, वो दूसरे लोगों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजी बता रहा है ऑथर। ठीक है,
वे अपने लिए सोचने का काम समाचार पत्रों और गपोड़ियों पड़ोसियों पर छोड़े रहते हैं। गपोड़िए पड़ोसियों, ओके। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास किसी के भी चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने के तैयार हो, राय का जखीरा तैयार रहता है। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकेंगे। अब आप इसको एक बार देखिए, इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से क्या उपलक्षित है? अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। अब आप पहली लाइन पढ़िए कि अधिकांश लोग जो अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, यह लाइन, ये इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते? नहीं। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते? नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। बिल्कुल, पहली ही लाइन इस बात की ओर इंगित करती है, ठीक है। सो आपका सी ऑप्शन सही है। एक बार डी को देख लेते हैं, धन संचित करने की कोई जरूरत नहीं है, यह भी गलत है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा आपका सी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है आपका। अब आगे देखते हैं हम एक बार। इस परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है? कि लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोगों को यथासंभव अधिकाधिक धन संचित करना चाहिए, लोगों को न तो राय देनी चाहिए न लेनी चाहिए, लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना लें। अब मान लीजिए कि पैसेज को छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए पैसेज को छोड़ दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सामान्य बुद्धि से इसका आंसर दीजिए, बिना पैसेज को दिमाग में रखिए। लोगों को दूसरे की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये आपको सही लग रहा है बात, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लोगों को यथासंभव अधिकाधिक धन संचित करना चाहिए। नहीं, पूरे पैसेज में इसकी चर्चा नहीं है। सी देखते हैं, लोगों को न तो राय देनी चाहिए न लेनी चाहिए, ठीक है। लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना लें। अब देखते हैं एक बार दोबारा पैसेज। देखो, जब लास्ट में हम देखेंगे कि जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं होंगे। इसका मतलब ऑथर कह रहा है कि आपको निर्णय लेते समय दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना है। अगर आप निर्णय लेते समय दूसरों की राय से प्रभावित होंगे तो आप अवश्य असफल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक बार। सो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कि लोगों को दूसरे की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये इन तीनों या चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन हो सकता है। सो पैसेज में यह बात कहीं नहीं की गई कि ना तो आपको राय देनी चाहिए ना लेनी चाहिए, लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना लें। उसका वाइस वर्सा सही नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर आप किसी से राय नहीं लेंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 100% सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरों की राय से प्रभावित होंगे तो फिर ऑथर इस बात की कह रहा है कि आप जरूर निश्चित तौर पर असफल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप ए और डी बिल्कुल अलग अलग हैं, ए और डी समान नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका गलत है। मैं आपको अगेन समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप अपने निर्णय लेते समय अगर दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अवश्य असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 100% सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल 3 लाइन का पैसेज है, मतलब पैसेज बहुत छोटा है, क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है। एक बार देखिए, पैसेज पढ़िए सबसे पहले कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। मैंने आपको पहले भी बताया था रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि जो राज्य का जो निर्माण है वो समाज के द्वारा होता है। समाज में पहले जो परिपाटियां वगैरह हैं वही आगे चलकर कानून का आधार बनती हैं, ठीक है। सो ऑथर भी ये बात कुछ कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता, इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए।
तो ये नेचुरल राइट नहीं है, ये हमें परिपाटियों से मिला है, हमारी जो मतलब विरासत है, परंपराएं हैं, उनसे ये अधिकार हमको मिले हैं। ठीक है, अब एक बार ऑप्शंस को देखिए। परिपाटियां मनुष्य के अधिकार के स्रोत हैं। सो ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ लिखा पड़ा है कि परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए, और यहाँ लिखा पड़ा है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो परिपाटियों पर आधारित है, और ये परिपाटियां ही आपके अधिकारों का आधार है। सो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरा, मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें प्रकृति से नहीं मिले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सामाजिक व्यवस्था ना हो तो फिर हमारी परिपाटियां या परंपराएं नहीं होंगी, हमारी परिपाटियां या परंपराएं नहीं होंगी, तो फिर आज जो हम अधिकार देख रहे हैं वो नहीं होंगे। ऑथर ने साफ साफ बताया है कि जो सारे अधिकार हैं ये सभी हमारे सामाजिक व्यवस्था का ही आधार है। मतलब जो जितने भी अधिकार हैं वो सभी इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है। अगर सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी तो जितने भी अधिकार हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इथिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं कभी कभी लॉस के बारे में कि लॉस कैसे बनते हैं, कोई भी कानून कैसे बनता है, तो वहां हम इसकी डिटेल रूप में चर्चा करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, काफी बड़ा पैसेज है, एक बार देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। एक बार देखते हैं बिना पैसेज पढ़े कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा यह है। अब लेखक को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब आप अपने को ध्यान में रखकर आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, बस याद रखिए कि आप एक तार्किक प्राणी हैं। सो अपने आप को एक तार्किक प्राणी समझकर खुद को लेखक की जगह मानकर आप इसका आंसर देंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में आपकी पूर्व धारणा क्या है कि यह कभी भी मूल्यवान नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कभी भी मूल्यवान नहीं होता? सो यह आपको गलत हो जाएगा। यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हमें नहीं पता, सही लग रहा है, एक बार इसको वेट एंड वॉच के लिए रखते हैं। यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। ठीक है, यह हमेशा बहुत ही मूल्यवान होता है। हमेशा कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्यवान नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं कि यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। अब एक बार हम पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जो संभावित आंसर हैं। अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, न केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकार विषयों में भी। वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। सीधी सीधी स्टेटमेंट आपको दी गई है। यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, अनुसंधानकर्ताओं का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषण के लिए उसके परिणाम महत्व के हों, जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सके। किंतु जहां अनुसंधान मौलिक नहीं है और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहां इसका उद्देश्य वैज्ञानिक न होकर साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो आशंका है कि यह कार्य पूर्ण निरर्थक बनकर रह जाए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक अनुसंधान महत्व का होता है। ठीक है, ऑथर ने साफ साफ बताया है कि किन परिस्थितियों में जो कोई भी अनुसंधान निरर्थक हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है। दोनों ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हमने पहले ही गलत कर दी थी बिना पैसेज को पढ़े। अब यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है या फिर यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। अब यहां साफ साफ लिखा पड़ा है, ये देखिए आप, कि अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा आपका सी। तो इसका आंसर है आपका सी, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार। लेखक के अनुसार किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होना चाहिए। अब आप देखिए आप क्या लगा सकते हैं इसमें। डी देखते हैं, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा महत्व का होना चाहिए। पैसेज में लास्ट में लिखा था कुछ ऐसा अनुसंधान है जो बिल्कुल ही निरर्थक है, जहां आपने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है।
ठीक है। सो ऐसे जो अनुसंधान है वो किसी भी महत्व के नहीं हो सकते। किसी प्रबुद्ध अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। ठीक है, ये सही लग रहा है। इसकी तुलना में एक बार देखते हैं इसको। किसी प्रबुद्ध अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। अब ये हमेशा जो है एक्सट्रीम वर्ड है। अब बी और सी में आप देखेंगे दोनों लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं। यहां है कि परिणाम महत्व का हो सकता है, यहां कह रहा है कि परिणाम हमेशा ही महत्व का हो सकता है, होता है। ठीक है। सो बी और सी एक जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सी है वो पोटेंशियल की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है, जबकि जो बी है वो एक्सट्रीम वर्ड है। सो बी को हम काटेंगे सबसे पहले। अब देखते हैं ए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। सो अब ए और सी में देखिए आप, ए और सी में सी जो है वो ज्यादा सटीक है कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। अगर कोई अन्वेषक प्रबुद्ध है तो वह कहीं से भी किसी भी अनुसंधान से वो कुछ ना कुछ काम का निकाल सकता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सो समाधान कैसा होना चाहिए आपका? व्यावहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान। ठीक है। अब पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों का और नहरों का निर्माण करना। चलो नहरों का निर्माण करना तो समझ में आता है, लेकिन पूरे देश में विशाल कंक्रीट की मतलब भंडारण टंकियों का निर्माण करना, क्या ये व्यावहारिक है, तर्कसंगत है और टिकाऊ समाधान है? सो आपको क्या लगता है कि ये टिकाऊ समाधान है और व्यावहारिक है? तो आई थिंक इसका आंसर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं एक बार, पैसेज को पढ़ेंगे हम, लेकिन बिना पैसेज को पढ़े देखते हैं। सो अभी तक के लिए ना, और शायद आपका आंसर भी ना ही होगा। इसमें फसल लेने के स्वरूपों और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना, अब हाँ यह मे भी सही हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन अभी हम इसको रखते हैं वेट एंड वॉच पर। सी, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना। अब आपको पता है कि जो नदियों को जो आपस में जोड़ना, उसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारी हानियां हैं, बहुत सारी परियोजना यदि चल रही हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना अभी चल रही है, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं, हानि है। ठीक है। सो ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इसको डिलीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। बांधों और जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार रखना, हाँ ये हो सकता है मेरे हिसाब से, बांधों और जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित बफर रखना। सो आंसर बी या सी में से होना चाहिए, लेकिन एक बार जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हम चारों ही ऑप्शंस पर दृष्टि डालेंगे। चलिए एक बार पैसेज पढ़ते हैं। बाढ़ और सूखे की समस्याओं को सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में 120 दिनों के दौरान अत्यधिक वार्षिक वर्षा का 75% जल प्राप्त होता है और शेष 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है। जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह प्रबंधित और विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर जल का उपभोग बना रहे। अब देख सकते हैं कहीं भी फसल के स्वरूप और कृषि प्रथाओं के बारे में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब बाकी जो हमने ए और सी डिलीट करी, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना, सो पैसेज में कहीं भी बात नहीं की गई है, ना ही ये पूरा प्रैक्टिकल है, तर्कसंगत है, टिकाऊ है। पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों का निर्माण करना, यह भी आपका प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे जो प्रैक्टिकल विकल्प हो सकता है जल के भंडारण के लिए, पैसेज में साफ दिया गया है कि आपको जो 75% जो जल है वो 120 दिनों में प्राप्त होता है, बाकी जो 245 दिन है उसमें जल की प्राप्ति काफी कम होती है। ऐसे में बाढ़ और सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए वर्ष भर जल की सतत आपूर्ति के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है कि बांध और जलभरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार बनाए रखना। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी ठीक लगी होगी। अगर इस स्ट्रेटजी से आपके कुछ क्वेश्चन सही होते हैं तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आए। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, चाहे वो स्ट्रेटजी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी हो या फिर ये नई स्ट्रेटजी हो, इसका ठीक ठाक आपको पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद एग्जाम हॉल में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप वहां मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं। कल हम 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।